आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी, वो दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। ये शादी कम और एक सी शादियों से ज़रा अलग थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरे बेदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शोहर और मेरे सिसर ही थे। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे शोहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने हुए। काम से दुल्हन आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने शौहर के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थीं। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शौहर अंदर चला आया। मैं थोड़ी समट गई। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने शौहर के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थीं। इसलिए मैंने इसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही अलट दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टिकटिकी लगाए मुझे देखता रहा। और न जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे के टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, वालिद और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ से बहुत कम थीं जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थीं। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, उनके साथ कभी कभार स्टडी की डिसेक्शन कर लेती थी। लेकिन उन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की इससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो अपना दिल बैठ गया। लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स जाहिर नहीं होने दी। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट्स में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगें कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। क्यों, वो अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेट्स राहुल के स्टेट्स के साथ मैच नहीं करता था। और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ पसंद करता और मैं एक नेचरोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, यूनिवर्सिटी तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का पहला वक्त कैसे गुजरा, कुछ खबर ही ना हुई। ना मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया। आज हमारा यूनिवर्सल ने मुझसे कोई फालतू बात की, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार
उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वो क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बड़ा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान अतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ वक्त बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। वालिद को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि वालिद की रगें बंद हैं और दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी, और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी कि इतना महंगा इलाज बर्दाश्त कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के वालिद घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। वालिद अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वो काम पर चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो वालिद भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो काम करेगा। तो मुझे भी बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो वालिद की ही सब्जी की रेढ़ी निकाल के घर के बाहर लगा ली। हर रोज में माँ के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बीच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे रोज़मर्रा के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन वालिद के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने वालिद से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए वालिद का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब अचानक हालात की पलट की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। वालिद की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, इसमें नौकरियों के इश्तिहार देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया, लेकिन पूरे एक महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक रस्मी बात हो। लेकिन फिर उन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खुल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन बास ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मस मानवी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है। बास ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ी गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, किसे सर? तो वो बड़ी कमींगी से हंसते हुए कहने लगे, मस मानवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, उसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बास की बात सुनकर मेरे तो तिन बदन में आग लग गई। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम से कमीनों की वजह से ही घरों से निकलने को डरती हैं। मैं भेजती हूँ तम और तुम्हारे काम पर। मैं लैनत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर।
मैं गुस्से से ये कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बास मुझे आवाजें ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक, घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने उसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन में हिम्मत और हौसले से नई जाब देखने लगी, और फिर हिम्मत और हौसले से नई जाब देखने लगी, और नौकरी पहले वाली नौकरी से नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज़्यादा थी और पक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 9 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बास के बेटे की बहुत बातें होती थीं। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक इसे नहीं देखा। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर उन्हीं दिनों बास ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बास ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी, तो मैं इसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बास की ये बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बास ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बास के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बास के बेटे से शादी कर लेती हूँ। उन पैसों से मैं वालिद का इलाज करवा सकती हूँ, और एक बार वालिद ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच्ची शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग उस बात को झुटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। फिर दिल जीत गया। मैंने उस आग में कूदने का फैसला करते हुए बास को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बास बहुत खुश हुए। इसी वक्त अतवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शो ठैप्त ठैप्त इफेक्ट राइट तिख्त कंटेंट। आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वो दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। ये शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं बेदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और मेरे ससुर ही थे। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने हुए। काम से दुल्हन आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने शौहर के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थीं। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो? एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शौहर अंदर चला आया। मैं थोड़ी समट गई। वो आकर मेरे बेड पर बैठ गया।
और मुझसे कहने लगा, इस बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहली अजीब बाहर के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें रखी थीं, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टिकटिकी लगाए मुझे देखता रहा। और ना जाने उसे किया हुआ वो एकदम से उठ कर कमरे के टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, वालिद और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली की एक मशहूर यूनिवर्सिटी पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरे जैसी लड़कियाँ या स्कॉलरशिप पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थीं जो गरीब फैमिली से हों। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थीं। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ सिस्केत कभी कभार स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन उन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। इसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में इसकी चर्चा होने लगी। वो बहुत हैंडसम था और हर लड़की इससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार इससे देखा तो अपना दिल बैठ गया, लेकिन वो तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स जाहिर नहीं होने दी। क्लास में जब नए ग्रुप्स बने तो राहल में रूप शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहल मेरे नोट्स भी बना देता। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट्स में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगीं कि राहल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेट्स राहल के स्टेट्स के साथ मैच नहीं करता था, और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वो मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का पहला वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। ना मैंने कभी राहल से अपने प्यार का इजहार किया और न ही कभी राहल ने अब मुझसे कोई फॉल्ट बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहल नहीं आया। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार इसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वो क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वो ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी ना में आया कि बहुत बड़ा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान अतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ वक्त बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। वालिद को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि वालिद की रगें बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज बर्दाश्त कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के वालिद घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। वालिद अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती।
एक दिन मुझसे चोरी से वो काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वालिद भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल दिया, एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो काम करेगा। पहले तो वालिद की ही सब्जी की रेढ़ी निकाल के निकालना पड़ा। पहले तो माँ के सब्जी की रेढ़ी निकाल के घर के बाहर लगा ली। हर रोज में पैसे नहीं बचते थे और घर के बाहर रख कर बेच देती। लेकिन उसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारे रोजमर्रा के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन वालिद के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? और माँ को इस बारे में मैं बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डिटी रही और मैंने वालिद से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए वालिद का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अचानक हालात की पलट की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। वालिद की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, इसमें नौकरियों के इश्तिहार देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया। लेकिन पूरे 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नहीं मिली। इंटरव्यू की कालाती में इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक रस्मी बात हो। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से कुल्लू में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खुल उठी और फ़ौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुआया और कहने लगे, मस मानवी आपकी जितनी काबिलियत है, मस मानवी आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है। बास ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ी गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूं या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। इसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, किसे सर? तो वो बड़ी कमिंगी से हंसते हुए कहने लगे, मस मानवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। उसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बास की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लैनत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे कहाँ गई? पीछे से वो कमीना बास मुझे आवाज़ें ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया आंखों से आंसू बह रहे थे, ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर उसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वो कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने उसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन में हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे एम के इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई।
ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। सैलरी ज़्यादा थी और पक एंड ड्रॉप की सहूलत भी थी। मुझे अब आसानी हो गई थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 9 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बास के बेटे की बहुत बातें होती थीं। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर उन्हीं दिनों बास ने वर्ष की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बास ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बास की ये बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बास ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बास के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बास के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं वालिद का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार वालिद ठीक हो जाएं तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा ये सच्ची शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बास को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बास बहुत खुश हुए। इसी वक्त अतवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ तो सुनकर शुक में चली गई। वो मुझसे खफा हो गई। वालिद का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं वालिद का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था। माँ वालिद 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझाने की हद से निकल चुकी थी। इस लिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और अतवार का दिन भी आ पहुंचा। सादा से फंक्शन हमारी शादी। मैंने अभी तक फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने शौहर का चेहरा नहीं जरूर थी, लेकिन उसके नाम के तो बहुत से लोग न होते हैं। अब ये राहल वो राहल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको था। मैं बेदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की हद ना रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने राहल की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर राहल ने गहरी सांस ली और वो कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थीं। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों, जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थीं। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थीं, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए थीं। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी बेवी बनाना है। और ये सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुम से बात करना अच्छा लगने लगा। उन्हीं दिनों में
पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया ही उसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फ़र्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गुवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वो अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकें। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर तो झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देती। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता, और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउमीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? इसके बाद में जैसे खुद से ही अचाट हो गया था। उन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। मुझे किसी कंसर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने इसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग न करो। इसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा। इसको मेरे बाऊकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। इसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे इस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना इनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने न तो इस लड़की से माफ़ी मांगी और न ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे इस लड़की से सिलने जुलने के लिए बहुत कुछ वक्त दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वो हमारी शादी पक्की कर दें, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते डिपटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वो मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, तब तो वो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते थे। खैर, मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और दुनिया से अचाट देखते हुए देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवा लेते ताकि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं वक्ती तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में इसी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम इस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हारे मोहल्ले भी गया,
वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो बताया पता वो गलत निकला। तुम्हारे वालिद के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और न ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूं। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस अतवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। अतवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। अतवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। अतवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर मानवी नाम की लड़कियां न जाने कितनी इस दुनिया मैं हूंगी, मैं ये सोच कर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया हूं। शायद खुदा ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था। और देख लो आज हम एक हो गए। राहल ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह में और राहल बहुत खुश खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गईं। शायद वो भी राहल की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और अब इसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा और पापा हैरानी से राहल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहल ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और राहल ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, कि हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। और मैं वही लड़की हूं जिससे राहल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। अचानक राहल पापा से कहने लगे, पापा मैं असल में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मानवी को मेरी जिंदगी का साथी चुना। उससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहल ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गईं। वो कितनी देर राहल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहल की माँ का ख्याल आया तो मैंने उससे पूछ ही लिया, राहल आपकी मम्मी कहाँ हैं? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और न ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें घर में जगह जगह लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर राहल फीकी सी हंसी हंस दी और कहने लगा, चलो आज तुम्हें मैं ये सच भी बताता हूँ। ओलडराव में मैं ये सच भी बताता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों खानदान का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था, जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर मसरूफ़ रहते, वो क्लब जाते, पार्टीज़ करती रहते और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को 2-2 4 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। उन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया। वो अभी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थीं, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके दरमियान वही दोबारा झगड़े शुरू होने लगे। मम्मी को एतराज़ होता कि पापा
उन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज़ होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होते। यूं इस तरह करते करते उन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं इस वक्त 3 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने इस कम मम्मी का अफेयर सुनने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वो नशे में धत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वो नशे में होते और फिर दूसरे मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देते। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोट्स मिला वो भागकर मम्मी के जा और मम्मी से मुनते करने लगे और मम्मी से मुनते करने लगे, क्योंकि बिजनेस में और अगर मम्मी उनके साथ से निकल जाती तो उसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डिटी रहीं। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थीं। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत मजबूत वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ये बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी या किया था। पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर में से मम्मी की एक एक चीज फेंक दी थी, यहां तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़े मुझे औरत जात से भरोसा खत्म करते गए। मैं इस तरह की जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने शौहर का और ना बच्चे का, जिसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार होकर इसको क्लब जाना है, लेकिन ये ना पता हो कि शाम को इसका बेटा और शौहर किया खाएंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी तवज्जो और प्यार की भूख हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा, फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम ही वो औरत हो जो मेरी जिंदगी में ये सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखें, मुझे अच्छी भी लगें, लेकिन वो सब की सब मम्मी की तरह ही थीं। मम्मी की तरह उनके ख्यालात थे। उनकी जिंदगी भी मम्मी की जिंदगी जैसी ही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सब से अचाट होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। राहल ने ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने इसके सीने से सर लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि राहल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की ज़िंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।